व्हाट इज एनर्जी फ्लो? कोई भी इकोसिस्टम है, whether that is a pond, ocean, उस सब में क्या होता है, एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या है? सभी इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। लेकिन क्या आप ऐसा एक कोई बता सकते हैं जहां पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ना हो, कुछ और हो? हमारे जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, इकोसिस्टम है ये भी, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, ये डीप सी के अंदर के जो है क्या होते हैं, इकोसिस्टम है। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन की रेडिएशन यहाँ तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें से जो है एनर्जी जो रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं। उस एनर्जी, वो एनर्जी उनके लिए मेन सोर्स है। बाकी इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, सभी के लिए सन जो है अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन जितने भी डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का जब प्रोडक्शन होता है तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन जो भी परफॉर्म होते हैं उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको वो इकोसिस्टम यूज करता है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम की। वहां पे क्या होता है, आपको सभी को पता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी को पता है। लेकिन बहुत ज्यादा जो एक्टिव रेडिएशन है वो नहीं पहुंच पाता। कितना होता है, सिर्फ 50% जो रेडिएशन पहुंचती है इनके पास वो होती है PAR। PAR मीन जो सन की रेडिएशंस पहुंच रही है इनके ऊपर, सनलाइट जो सन एनर्जी पहुंच रही है उसमें सिर्फ 50% PAR है। PAR इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये वो रेडिएशंस हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। फिर भी जो प्लांट्स हैं, अगर आप अपनी 10th की NCERT की बात करेंगे तो वहां पे आपको 1% मिलेगा कि इसका सिर्फ 1% जो है यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। लेकिन अगर आप 12th की बात करोगे तो वहां पे अराउंड 2 to 10% आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि PAR इज यूज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, बहुत, इट मींस बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है उसको प्लांट यूज करते हैं और इसी स्मॉल अमाउंट के ऊपर पूरा का पूरा बायोस्फीयर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू फूड बनेगा, उसी फूड के ऊपर बाकी ऑर्गेनिजम्स जो है डिपेंडेंट होंगे। दिस एनर्जी इज अवेलेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आ जाता है एक टर्म यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा इसके बाद। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूनिडायरेक्शनल हमेशा जो है सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। तो दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आ चुके हैं आपको? नो मैम। आपने पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक पढ़ा है स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यस मैम। ये पढ़ा हुआ सभी ने? Yes, ma'am. यस मैम। दैट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, सन की जो लाइट एनर्जी है उसको हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर एक से दूसरी फॉर्म, दूसरी से दूसरी फॉर्म, कहीं बॉन्ड्स में स्टोर हो गई, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी में चली गई, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चली गई। 2 मिनट होल्ड करना जरा।
बर्ड्स भी पढ़ने आ गए थे आपके साथ साथ में, ठीक है। दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके ऊपर एक और लॉ अप्लाई होता है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इजी से हैं ये लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी जो है, if no energy enter or leaves the system, the potential energy of the state will always be less than that of initial state. यहाँ मैं इसको सिंपल में बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम बताती हूँ। all ecosystems या all systems of the biosphere need a constant supply of energy to resynthesize the molecules they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderlism. मतलब क्या है इसका? इन्होंने कहा कि किसी भी इकोसिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए ताकि वो अपने मॉलिक्यूल्स को बना सके। और यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड डिसऑर्डर, मतलब यूनिवर्स में डिसऑर्डर क्या हो रहा है? डिसऑर्डर ये हो रहा है कि जो सारी एनर्जी है वो किसी ना किसी फॉर्म में लॉस हो रही है। तो हमें, जैसे हम कह रहे थे कि फूड चेन में कुछ परसेंट जो है हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, कुछ परसेंट इस फॉर्म में लॉस हो गया, कुछ परसेंट यहाँ यूटिलाइज कर लिया, तो वो आगे अवेलेबल नहीं होगा। तो एट द एंड आपको उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी जितनी स्टार्ट में थी। तो इट मीन दैट इज डिसऑर्डरली लेस, ये इंक्रीज करता जा रहा है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट। जैसे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम को फंक्शन करने के लिए आप एक मशीन चला रहे हैं, उस मशीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है। आपको आपकी मशीन तब तक चलेगी जब तक आप उसको कॉन्टिन्यूसली वो सप्लाई करते रहोगे, क्योंकि आपने जो सप्लाई की वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वहां जाके कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। तो एट द एंड आपको उतनी एनर्जी का उतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जितनी एनर्जी एंटर की थी। और अगर आप चाहते हो कि वो उसी तरह से वर्क करता रहे नॉर्मली, तो वहां पे उसको कांस्टेंट सप्लाई जो है मिलती रहनी चाहिए एनर्जी की। तो यहाँ पे इकोसिस्टम्स पे भी यही बात जो है चलती है कि किसी भी इकोसिस्टम को हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी फंक्शन करने के लिए उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। क्लियर है सभी को यहाँ पे? बेटा क्लियर है सभी को? यस मैम। सिंपल में याद रखना है कि सोर्स से कांस्टेंट सप्लाई आनी चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि सारे इकोसिस्टम में प्रोसेसेस स्मूथली चलती रहे। तो दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आ जाती हम बात करते हैं हम फूड चेन की। मेरे ख्याल से फूड चेन सभी बच्चों को पता होगा क्या होती है फूड चेन। ये एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड है, दैट इज नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी फूड चेन होती हैं? ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। दो तरह की फूड चेन जो है हम नॉर्मली देखते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन कौन सी है? जो कहां से स्टार्ट होती है? प्लांट से। और कौन से? दैट इज लिविंग प्लांट्स। ये लिविंग प्लांट से स्टार्ट होती है
और किसकी तरफ जाती है, हर्बीवोर्स की तरफ, और हर्बीवोर से फिर कार्निवोर की तरफ, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सोलर रेडिएशन। दैट इज नोन एज ग्रेजिंग फूड चेन। और इसमें एक नेचुरली एक इंटरेक्शन यहाँ पे शो होती है, दैट इज प्रीडेशन। ये पूरे के पूरे में एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीडेशन। लेकिन अगर हम डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं तो डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आप सभी को पता है, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। इससे स्टेप स्टार्ट होती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं वो कौन होते हैं, डेट्रीवोर्स। और डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, दीज आर कार्निवोर्स। तो इनकी फूड चेन में कार्निवोर्स प्रेजेंट है, हर्बीवोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। मोस्टली जो है यहाँ पे कार्निवोर्स प्रेजेंट होते हैं या सेप्रोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। और प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी का है वो इनके लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। ये कैसे करते हैं, ये अपने एंजाइम्स की हेल्प से इसका डिकम्पोजिशन करते हैं और इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज डेट्राइटस फूड चेन। तो दो तरह की फूड चेन हमें जो है अपने इकोसिस्टम में देखने को मिलती हैं। जैसे कि कई बार ये दोनों की दोनों जो फूड चेन है ये कई बार एक दूसरे से लिंक्ड भी होती हैं, क्योंकि जो डेट्राइटस है वो कई बार स्नेल्स जो है वो डेट्राइटस को खाती हैं। कई बार ये दोनों चेन लिंक्ड भी हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, डेट्राइटस है, डेट्राइटस को कौन खाता है, आप सभी को पता है, अर्थवर्म फ्रेगमेंटेशन करता है, या फिर स्नेल्स भी खाती हैं इसको। अर्थवर्म को कौन खा लेता है,